ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीओके में आतंकी हमजा बुरहान की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर की हत्या। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था हमजा बुरहान। आतंकी जाकिर मूसा बुरहान वानी का था करीबी। रुपए में गिरावट पर सरकार की है नजर। कई आर्थिक कदमों पर हो रहा है विचार। अमेरिकी मुख्य वार्ताकार अगले महीने करेंगे भारत का दौरा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बयान। बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य। सरकार से सहायता प्राप्त मदरसों पर आदेश लागू। सुबह की प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गाना होगा जरूरी। रांची में 27 नक्सलियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता, किया आत्मसमर्पण। नवजीवन अभियान के तहत माओवादियों की घर वापसी। डीजीपी की मौजूदगी में मुख्यधारा से जुड़े उग्रवादी सदस्य। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पुलवामा आतंकी हमले में शामिल आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुजफ्फराबाद के एम्स कॉलेज के बाहर अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भारत ने 2022 में हमजा बुरहान को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया था। वो अबू दुजाना, अबू कासिम, बुरहान वानी और जाकिर मूसा का करीबी था। उसे 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड्स में से एक माना जाता है। इस हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। सरकार के मुताबिक अर्जमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ डॉक्टर पुलवामा के रत्नीपोरा इलाके का रहने वाला था। 23 साल का हमजा आतंकी संगठन अल बद्र से जुड़ा हुआ था। अल बद्र को सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। वो कानूनी तरीके से पाकिस्तान गया था। वहां जाकर वो अल बद्र में शामिल हो गया और बाद में संगठन का सक्रिय आतंकी और कमांडर बन गया। अभी वो पाकिस्तान से ही काम कर रहा था। उस पर आरोप है कि वो युवाओं को अल बद्र में शामिल होने के लिए उकसाता था और फंडिंग भी करता था। जांच एजेंसियों के अनुसार 2020 में सीआरपीएफ जवानों पर ग्रेनेड हमले और युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती कराने जैसी गतिविधियों में भी शामिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमजा बुरहान लंबे समय से पाकिस्तान और पीओके में सक्रिय था। बुरहान मुजफ्फराबाद के एम्स कॉलेज के बाहर मारा गया है। वो अब अबू दुजाना, अबू कासिम, बुरहान वानी और जाकिर मूसा का करीबी सहयोगी माना जाता है। बुरहान वानी 8 जुलाई 2016 को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। उसकी मौत के बाद कश्मीर में लंबे समय तक हिंसा और विरोध प्रदर्शन हुए थे। बुरहान वानी की मौत के बाद जाकिर मूसा हिजबुल का कमांडर बना था। वो 23 मई 2019 को पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में मारा गया था। अगली खबर, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के 96 के स्तर तक कमजोर होने पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी विभाग मिलकर टीम की तरह काम कर रहे हैं और कई आर्थिक कदमों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक हालात चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन भारत के पास मजबूत इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास है। गोयल ने भरोसा जताया कि भारत इस कठिन दौर से भी विजेता बनकर बाहर निकलेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अमेरिका के मुख्य वार्ताकार अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और दुनिया भारत की आर्थिक क्षमता को गंभीरता से देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफओ के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश का भविष्य बेहद उज्जवल है। ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्टेज पर नहीं थी।
इसने बड़े परिणाम भारत के भविष्य के लिए उत्पन्न करे। 57 आउटकम एक प्रकार से भारत की आगे की विकास की रणनीति हो, भारत के आर्थिक यात्रा हो, भारत के आगे आने वाले दिनों में क्षमताएं बढ़ाने की बात हो, आत्मनिर्भरता मजबूत करना हो, जन जीवन में लोगों को सुविधाजनक वस्तुएं उपलब्ध हो, हर प्रकार से इस यात्रा में कुछ न कुछ लाभ भारत के हर वर्ग के लिए लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आए। अगली खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 19 मई को जारी किया गया। जानकारी गुरुवार को सामने आई। सरकार के आदेश के मुताबिक ये नियम सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर तुरंत लागू होगा। नए आदेश के बाद अब क्लास शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना सभा यानी कि असेंबली में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। इससे पहले मदरसों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान, जनगण मन और कवि गुलाम मुस्तफा की अनंत असीम प्रेममय तुमी बांग्ला गीत गाया जाता था। अब सभी मदरसों को इस आदेश को लागू करने के बाद इसकी रिपोर्ट भी विभाग को सौंपनी होगी। मदरसा शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी इस आदेश की कॉपी सभी जिलाधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों, पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन और अन्य संबंधित विभागों को भेजी गई है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इसे सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल और असम में अपनी शानदार जीत के बाद नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के बराबर का दर्जा देने का फैसला किया। अधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद वंदे मातरम को भी उसी कानूनी दायरे में लाना है जिसके तहत अभी राष्ट्रगान को सुरक्षा मिली हुई है। एक बार लागू होने के बाद वंदे मातरम गाए जाने के दौरान किसी भी तरह का अपमान या बाधा डालना एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा। अगली खबर, बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोक निर्माण विभाग की 2026-27 की कार्य योजना की समीक्षा की। इसमें सभी जिलाधिकारी, मंत्री व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में मानक, गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होगा। सभी जिले स्थानीय जरूरतों के अनुसार एक सप्ताह में प्रस्ताव भेजें ताकि जून के प्रथम सप्ताह में शासन स्वीकृति दे सके। डीएम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर प्राथमिकता तय करें। उन्होंने निर्देश दिया कि भूमि पूजन, शिलान्यास जनप्रतिनिधियों से ही कराया जाए। विभाग या कमी या ठेकेदार की गलती का दायित्व जनप्रतिनिधियों का नहीं है। गुणवत्ता और समय पर कार्य पूर्ण कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा कि कनेक्टिविटी और अवस्थापना आर्थिक प्रगति की जीवन रेखा है। सड़क, पुल, व्यापार, रोजगार व सामाजिक विकास को गति देते हैं। प्रस्ताव में पिक एंड चूज न हो, हर क्षेत्र को समान महत्व मिले। प्रत्येक परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। पिछले वर्ष की परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। पीडब्ल्यूडी हर जिले में टीम भेजकर स्थलीय निरीक्षण व स्वतंत्र समीक्षा कराए। आपात स्थिति के लिए प्रत्येक ब्लॉक, तहसील व जिला मुख्यालय के पास हेलीपैड बने। रखरखाव पीडब्ल्यूडी करेगा और उपयोग हेतु शुल्क व्यवस्था बनेगी। ईंधन, बिटुमेन की उपलब्धता प्रभावित होने पर तकनीकी नवाचार अपनाने के निर्देश दिए गए। 2 किलोमीटर तक के ग्रामीण मार्गों पर जरूरत अनुसार सीसी रोड बने। बिटुमेन बचाने को जीएसपी की जगह सीटीएसबी और डब्ल्यूएमएम की जगह सीमेंट ट्रीटेड बेस तकनीक अपनाई जाए। सीएम ग्रिड योजना की सराहना करते हुए इसकी गति बढ़ाने को कहा गया ताकि हर मोहल्ले, कॉलोनी तक बेहतर सड़क पहुंचे। पीडब्ल्यूडी ने बताया कि 17 मदों में 2026-27 के लिए 30,000 से अधिक प्रस्ताव मिले हैं। सीएम ने चरणबद्ध, समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, ब्रजेश सिंह व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
अगली खबर, झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान नवजीवन के तहत आज रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में कुल 25 माओवादियों और 2 जेजेएमपी के सदस्यों ने डीजीपी तदाशा मिश्रा एवं सभी आला अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल होने का संकल्प लिया, जिसमें कई नक्सली माओवादी नेता को सम्मान के तौर पर लाखों का इनाम राशि, शॉल और बुके दिया गया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने हथियार, कारतूस, वॉकी टॉकी और मैगजीन भी समर्पित की। इस दौरान एपीएन की टीम ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पूरे कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट पेश की। झारखंड में भटके हुए नक्सलियों को मुख्य धारा में वापस लेने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने आत्मसमर्पण और एक नीति चलाई थी, ऑपरेशन नवजीवन, जिसकी बड़ी सफलता आज देखने को मिली। अब तक की सबसे बड़ी सफलता ये मानी जा रही है झारखंड पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बल की संयुक्त कार्रवाई के तहत, जिसमें कुल 27 माओवादी और देखा जाए तो यहाँ पर 2 जेजेएमपी कमांडर जो है सो आत्मसमर्पण करते हुए आज नजर आए हैं। अगर बात करें यहाँ पर लगातार अगर जुड़ने की, तो मुख्य धारा में जुड़ने वाले जो माओवादी थे उनमें अगर देखी जाए तो इस बार सबसे बड़ी बात ये थी कि महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। सबसे पहले हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे जो हथियार यहाँ पर जमा किया गया है माओवादियों की तरफ से, नक्सलियों की तरफ से, ये वो हथियार हैं जो कि नजर आए हैं। अगर संख्या की बात करें इन हथियारों की संख्या की, तो समर्पित हथियार की कुल संख्या 16 बताई जा रही है, जिसमें 5.56 mm इंसास LMG हथियार है और 5.56 mm इंसास राइफल 4 है, 7.62 mm SLR राइफल है जो कि 9 है कुल, और 0.303 बोल्ट एक्शन राइफल है जो कि 1 है। कंट्री मेड पिस्टल भी इसमें 1 है। इसके अलावा अगर बात करें आत्मसमर्पित नक्सलियों की, तो जैसा हमने आपको बताया कुल संख्या जिनकी 25 है। इसके अलावा 2 जेजेएमपी की कमांडर भी हैं, जिसमें कई महिलाएं जो है, महिला माओवादी इसमें शामिल हैं, भाकपा माओवादी के सदस्य हैं। इसमें ज्यादातर जो चाईबासा में की सारंडा जंगल में ज्यादा सक्रिय थी वो नजर आई इस बार आत्मसमर्पण करती हुई। तमाम पुरुष महिला जो नक्सल में अलग अलग गैंग का हिस्सा थे वो नजर आए। इसके अलावा समर्पित कारतूसों की भी संख्या बताना चाहेंगे, 5.56 mm इंसास, 7.62 mm SLR, 303 राइफल, कंट्री मेड पिस्टल और समर्पित वॉकी टॉकी भी नजर आई, जो कुल 8 थी। 8 कुल संख्या समर्पित वॉकी टॉकी के साथ नजर आई है। इस यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, फिलहाल हमारे सहयोगी दीपा के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ता। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जेटीईटी परीक्षा नियमावली में क्षेत्रीय भाषा को शामिल करने की मांग से जुड़े विवाद को लेकर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के हालिया बयान ने प्रदेश कांग्रेस में हलचल मचा दी है। इसी कड़ी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से रांची स्थित कांग्रेस भवन में मुलाकात कर हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने विशेष तौर पर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस नेतृत्व को लेकर वित्त मंत्री की नाराजगी से जुड़े कई सवालों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जेटेट नियमावली में क्षेत्रीय भाषा के जो विवाद है उसे निपटाने के लिए झारखंड मंत्रालय में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में एक पहली बैठक आयोजित हुई। इसमें कमेटी सदस्य पहुंचे हुए थे और इस बैठक के बाद वित्त मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया इसी क्षेत्रीय भाषा विवाद को लेकर। इसी बयान को लेकर अगर बात करें तो इस बयान में उन्होंने झारखंड कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने अपनी शिकायतें रखी है। इसी कड़ी में बात करने के लिए हमारे बीच इस वक्त एपीएन न्यूज में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी हैं। उनसे जानेंगे क्या कहना है उनका। वित्त मंत्री ने सीधे आपके नेतृत्व को लेकर जो है सो नाराजगी जाहिर की है इस मुद्दे पर। खासकर इस पर मुझे कुछ टिप्पणी करनी नहीं है। उप समिति के चेयरमैन हैं, कन्वेनर हैं, वो अब विभिन्न शर्तों से अपने विभागीय पदाधिकारियों से अपना सारी रिपोर्ट मंगा रहे हैं। उसके बाद जो होगा झारखंड के स्टूडेंट के हित में वो लोग निर्णय लेंगे। अच्छा, उनका ये कहना था कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रदेश का नेतृत्व, कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं, ऐसे मुद्दे पर आपका कुछ नहीं कहना कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ दे रही। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, जो भी गंभीर विषय होते हैं, जो जनता यहाँ झारखंड के लोगों के हित के सवाल होते हैं, उस पर हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करती है। अकेले कोई व्यक्ति तय नहीं करता है।
अच्छा, उन्होंने कहा है कि वो इंतजार करेंगे, कोई तरीके का पहल नहीं किया जाएगा तो वो और जो मंत्री दीपिका पांडेय है वो खुद मिलकर ही विनम्र तरीके से बिना अपने विनय के साथ बड़ा पहल कर सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? उन लोगों को सरकार द्वारा वे लोग बनाए गए हैं, वे लोग कैबिनेट जो 5 सदस्यों की मंत्रिमंडलीय सदस्यों की टीम बनी है, वे लोग झारखंड के हित में अपना निर्णय लेंगे। अच्छा, इस मांग पर आपकी राय क्या है? मैं व्यक्तिगत राय कुछ नहीं दे सकता हूं। हमारे पार्टी के जो शीर्ष और जो सीनियर नेता हैं, जब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को बैठेंगे तब इस बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। अभी कैसी स्थिति है कांग्रेस में? किसी प्रकार की नाराजगी है या फिर यही जो खींचतान किसी न किसी मुद्दे को लेकर बना है? इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे कोई खींचतान नहीं दिखता है और न कोई किसी प्रकार की नाराजगी है। अच्छा, वित्त मंत्री ने एक और बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि वो पुत्र मोह का उन पर इल्जाम लगाया जाता है। इस पर भी उन्होंने कभी टिप्पणी नहीं करता हूं और किसी को मैं ये सब मैंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया है। ये सब मैं विषयों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो सुना आपने, यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन मुद्दों पर वो फिलहाल कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। देखने वाली बात होगी जो वित्त मंत्री ने कहा है, जो बयान उन्होंने जारी किया, इसके बाद कांग्रेस में किस तरीके की स्थिति होती है। फिलहाल किसी भी तरह की खींचतान के मुद्दे पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हमारे सहयोगी दीपक के साथ APN न्यूज से मैं राजेश, नमस्कार। अगली खबर, जयपुर में नीट 2026 पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय की ओर मार्च कर विरोध जताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कार्यकर्ता शहीद स्मारक होते हुए भाजपा कार्यालय बढ़े। पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कार्यकर्ताओं ने डोटासरा को कंधों पर बैठाया। वहीं विधायक मनीष यादव बैरिकेड्स पार करने की कोशिश में पुलिस द्वारा रोके गए। भाजपा मुख्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। डोटासरा ने आरोप लगाया कि 3 साल से नीट पेपर लीक हो रहा है और NTA पर भरोसा खत्म हो गया है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, NTA भंग करने और मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ पार्टी कार्यालय में कहा कि संविधान के प्रावधान को लागू करने के लिए अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि सरकार पक्षपाती है। पिछले 5000 सालों से देश के समाज में 2 बड़े विभाजन रहे हैं। एक तरफ वर्चस्ववादी लोग रहे हैं, दूसरी तरफ वंचित लोग। सबसे जुमले वाली सरकार आई तब से अंडरग्राउंड लोग ओवरग्राउंड हो गए हैं। भाजपा वो अंपायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। वर्चस्ववादी आरक्षण की खुली डकैती करके भी ये साबित करना चाहते हैं कि अगर हम संविधान के आरक्षण की व्यवस्था सीधे रास्ते से समाप्त नहीं कर सकते तो दूसरे रास्ते से नकार तो सकते ही हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए, 27% मिला है। 3.86% जो लूट हुई है वो है 23.14% है। भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। ये रूल्स भी बेईमानी कर रही है और डिसीजन में भी। रूल्स में तो बेईमानी कर ही रहे हैं, वहीं डिसीजंस में भी बेईमानी कर रहे हैं। इनकी कोशिश तो कोर्ट रूपी थर्ड एम्पायर को भी मैनेज करने की रहती है। भाजपा नहीं चाहती है कि सबको बराबरी का मौका मिले। वंचित समाज को सदियों से पढ़ाई नौकरी से वंचित रखा गया। भाजपा आरक्षण की उस सीढ़ी को खंडित कर देना चाहती है जिसके सहारे हमारे वंचित लोग सामाजिक सोपानों की सीढ़ियां चढ़ करके समाज को वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं। अगली खबर, दिल्ली NCR में वाणिज्यिक वाहन चालकों ने 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। यह हड़ताल शनिवार 23 मई तक चलेगी। चालकों की मुख्य मांग ऑटो और टैक्सी के किराए में तत्काल बढ़ोतरी करना है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों और ऐप आधारित कैब एग्रीगेटर्स द्वारा कथित आर्थिक शोषण के कारण उनका गुजारा मुश्किल हो गया है। चालक शक्ति यूनियन ने दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री
परिवहन मंत्री और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर हड़ताल की जानकारी दी है। पत्र में बताया गया कि यह हड़ताल ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समर्थन में की जा रही है। यूनियन के अनुसार दिल्ली एनसीआर में टैक्सी और ऑटो के किराए पिछले लगभग 15 वर्षों से नहीं बढ़े हैं, जबकि इस दौरान सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है। इसके अलावा वाहनों के रखरखाव, बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट और दैनिक जरूरतों की लागत भी कई गुना बढ़ गई है। चालकों का आरोप है कि ऐप बेस्ड कैब कंपनियां मनमाने तरीके से कमीशन वसूलती हैं और किराया तय करने में पारदर्शिता नहीं बरतती। इससे चालकों की आय लगातार घट रही है और वे कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। यूनियन ने सरकार से मांग की है कि मौजूदा महंगाई को देखते हुए ऑटो टैक्सी के किराए का नया ढांचा तुरंत लागू किया जाए। अगली खबर का रुख करेंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी चरम पर है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए जारी कोशिशों के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है, इसलिए वो ईरान से सही जवाब मिलने तक कुछ दिनों का इंतजार करने को तैयार हैं। एयरफोर्स वन से उतरने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि बातचीत बिल्कुल नाजुक मोड़ पर है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर कूटनीति फेल रही तो स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा, या तो कोई ठोस डील होगी या फिर अमेरिका कोई कड़ा कदम उठाएगा। ट्रंप ने कहा कि वो ज्यादा लोगों की जान जाते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए वे जल्दबाजी में नहीं हैं और ईरान के जवाब का कुछ दिन इंतजार करेंगे। उन्होंने साफ किया, अगर हमें सही जवाब नहीं मिले तो सैन्य कार्रवाई बहुत तेजी से होगी। CIA there, we have Marco is there. Marco's parents, as you know, were from Cuba, so we have a lot of expertise in Cuba, and it's not going to be like the biggest thing we've ever done, but I will tell you, to a lot of people, it's going to be one of the most important. They've been looking for this moment for 65 years. फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।